एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। और इस एडमिनिस्ट्रेशन में, शिवाजी के एडमिनिस्ट्रेशन में हमने क्या देखा था, क्या कर लिया था, कुछ मुझे बताएंगे आप, याद दिलाएंगे। 8वां मंत्री कर लिए थे सर इसके। अच्छा, ठीक है। इसके ना अब अधिकारी ऑफिशियल्स देखते हैं कि वो ऑफिशियल्स के क्या क्या नाम है, क्योंकि कभी कभी वो मैच मेकिंग में आ जाते हैं कि ये कहाँ का था। ये ऑफिसर्स और उनका डेजिग्नेशन, और ये कि वो कहाँ से था, कौन था, इस तरीके से आ जाता है जनरली। तो आप इसमें लिखना अगले पॉइंट में, मराठा अधिकारी, मराठा अधिकारी एवं उनकी प्रशासनिक इकाई, एवं उनकी प्रशासनिक इकाई, मराठा ऑफिशियल्स and their administrative units, and their administrative units। ठीक है। जैसे सबसे पहले लिखना सूबेदार। ठीक है। ये एक ऑफिसर होता था सूबेदार। तो सूबेदार कहाँ पे होता था, किस यूनिट को वो हेड करता था सूबेदार। देखो मैंने ऊपर लिखवाया है, बताया भी है, चर्चा की थी। प्रांतों में होता था, प्रोविंसेस में। प्रोविंसेस का जो हेड होता था वो सूबेदारी तो कहलाता था, क्योंकि प्रांतों को, प्रोविंसेस को सूबा कहते थे। और सूबे का मुखिया जो होता था वो सूबादार होता था। ठीक है। तो इसके आगे डैश करके लिखिए प्रांत या प्रोविंसेस। नेक्स्ट लिखना, देखो ये दो नाम मिलते हैं, एक तो हवलदार, और कहीं कहीं पर सर हवलदार भी मिलता है, सर हवलदार। ठीक है। तो आप इसमें सर हवलदार लिखिए, क्योंकि यही करेक्ट है, सर हवलदार। यहां पर सर से मतलब होता है बड़ा, है ना। सर हवलदार का मतलब बड़ा हवलदार। तो आप इसमें सर हवलदार के आगे लिखिए, ये महालों को गवर्न करता था, महाल। तो इसके आगे डैश करके लिखिए महाल, MAHAL, महाल। हाँ राधा जी बताइए। हाँ राधा जी, कोई क्वेरी है आपकी, हैंड रेज है। चलिए इसके आगे लिखना महाल। देखो महाल क्या होते थे, ये प्रांतों में, ऐसे समझिए जैसे आज कमिश्नरी होती हैं, जैसे आज कमिश्नरी हैं, ये वैसे ही था, है ना, मंडल होते थे जनरली ये। नेक्स्ट लिखिए, इससे छोटा अधिकारी होता था फिर हवलदार, हवलदार। हवलदार गवर्न करता था तरफों को, तर्फ, TARF, तर्फ। ये तरफों का अधिकारी होता था, तर्फ। नेक्स्ट कारकून, अगला अधिकारी है कारकून। ठीक है। कारकून मौजों के ऊपर होता था, मौजें। मौजे माने आज का जैसे ब्लॉक, है ना, परगना जिसे हम लोग कह सकते हैं, ब्लॉक। तो कारकून होता था मौजों के ऊपर। कारकून लिख के उसके आगे लिखिए मौजें, MOZEIN, मौजें।
और सबसे लास्ट में है पटेल। महाराष्ट्र में खूब मिलते हैं पटेल या पाटिल। ये गांव के प्रधान होते थे। तो ये गांव को हेड करते थे, प्रधान कहिए, सरपंच कहिए, जो कहें। तो डैश करके इसके आगे लिख लीजिए विलेज, गांव। ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक टेबल है। आपको क्या है, कैसे क्वेश्चन आएगा? एक तरफ वो एडमिनिस्ट्रेटिव टेबल दे देंगे और दूसरी तरफ उसका नाम पूछ लेंगे कि इसको कौन हेड करता था, इसका हेड कौन होता था, मैच करिए। तो आपको जस्ट मैच करना है, याद रखना है। नेक्स्ट अगले पॉइंट से देखना, पहले अगले पॉइंट से समझना। देखो, जो आर्मी थी शिवाजी की, उसमें दो तरीके के घुड़सवार होते थे। मेनली घुड़सवार सेना थी। मराठों की जो सेना थी मेनली घुड़सवार थी, है ना। कैवेलरी होती थी। दो तरीके की थी ये। एक तरीके के थे, एक प्रकार के घुड़सवारों को कहते थे बरगीर। बरगीर या बारगीर भी कहीं कहीं लिखा हुआ मिलेगा। ये वो घुड़सवार होते थे जिन्हें राज्य की ओर से ही घोड़े, हथियार सब मिलते थे। कह सकते हैं कि ये राज्य के द्वारा, यानी सीधे राज्य की सुरक्षा में ये सैनिक होते थे, बारगीर कहते थे। दूसरे सैनिक थे सिलेदार। दूसरे सैनिकों का नाम था सिलेदार। ये मर्सनरीज टाइप के लोग होते थे। जब जरूरत पड़ती थी युद्ध वगैरह में, युद्ध हुआ, किसी से शुरू हुआ, तो इनका इस्तेमाल वहां करते थे मराठे। मर्सनरीज होते थे। इन्हें लूट के का हिस्सा मिलता था। इन्हें वेतन नहीं मिलता, लेकिन लूट का हिस्सा मिलता था इन्हें। ठीक है। ये इसमें एक इनका स्नैरियो था। ठीक है। तो इसको लिखो आप जरा, इसी चीज को है, उसमें छोटा हेडिंग डाल लेना, सेना, आर्मी। और सेना को लिखकर, सेना को लिखकर आप उसमें उसके आगे लिखना, है ना। इसमें पहला पॉइंट लिखना, शिवाजी के सैनिकों को ऐसा लिखना कि मराठा सैनिक दो प्रकार के होते थे। मराठा सैनिक दो प्रकार के होते थे। देयर वर टू टाइप्स ऑफ, देयर वर टू टाइप्स ऑफ मराठा आर्मी मैन। सर अभी पहला लिखना, नहीं जी, मैंने 8:15 कर दिया था। ओके सर। पहला लिखना इसमें बारगीर। बारगीर, BARGIR, बारगीर, BARGIR, बारगीर। ठीक है। एक तो ये थे। तो बारगीर के आगे डैश करके लिखना। देखो, ये बारगीर जो थे, ये सीधे राज्य की ओर से भर्ती किए जाते थे। इसलिए घोड़े और जो हथियार वगैरह हैं वो इन्हें राज्य की तरफ से ही मिलते थे। तो लिखिए इसमें, ये नियमित सैनिक होते थे। देवर देवर द रेगुलर सोल्जर्स, जिन्हें राज्य की ओर से ही, जिन्हें राज्य की ओर से ही घोड़े और शस्त्र दिए जाते थे। जिन्हें राज्य की ओर से ही घोड़े और शस्त्र दिए जाते थे। हु वर गेटिंग हु वर गेटिंग हॉर्सेस एंड वेपन्स, हॉर्सेस एंड वेपन्स फ्रॉम द स्टेट। दूसरे थे सिलेदार।
तो दूसरा लिखे इसमें सेकंड सिलेदार, SILEDAR, सिलेदार। ठीक है। अब ये मर्सनरीज टाइप के लोग होते थे, यानी जब लड़ाई झगड़ा होता था केवल तभी इनकी जरूरत पड़ती थी, तो ये तभी सेना में भर्ती होते थे। आपको याद होगा मैंने पिंडारियों का जिक्र किया आपसे पीछे थर्ड एंग्लो मराठा वॉर में, पिंडारी वॉर। ये वही थे, सिलेदार टाइप के सैनिक थे, क्योंकि ये समूहों में रहते थे और नॉर्मल समय में ये छोटा मोटा व्यापार या खेती किसानी करते थे। जब झगड़ा होता था उस समय फिर ये सेना में सैनिकों के रूप में भर्ती हो जाते थे। चूंकि मराठा थे तो मराठों के प्रति स्वामी भक्ति भी होती थी। बाद में अंग्रेजों ने इन्हें अबेंडेंट कर दिया था जब सब्सिडायरी अलायंस आ गया था, तो फिर ये इन्होंने फिर से लूटमार करना शुरू कर दिया। यही पिंडारी कहलाए। सिलेदार प्रकार के वो सैनिक थे, उन्हें वही होते थे सिलेदार। तो लिखना डैश करके इसके आगे, ये स्वतंत्र सैनिक होते थे। देवर देवर द फ्री सोल्जर्स, जो कि युद्ध के समय पर ही अपनी सेवाएं देते थे, जो कि युद्ध के समय पर ही अपनी सेवाएं देते थे। who gave their service who gave their service during the war। ठीक है। अब अगले पॉइंट से लिखना। ये तो हुआ सेना का टाइप, यानी दो टाइप के सैनिक हो गए। लेकिन इनकी यूनिट भी होती थी। सैनिक जो थे वो यूनिटों में विभाजित थे और हर यूनिट का एक अध्यक्ष होता था, यानी एक कमांडर होता था। तो ये क्या था, जैसे मराठों की जो सबसे छोटी यूनिट थी वो 25 घुड़सवारों की थी। 25 जो कैवलरी मैन है वो एक यूनिट में होते थे और उस यूनिट को हेड करता था हवलदार। हवलदार उस यूनिट को हेड करने वाला व्यक्ति होता था। अब ये वो प्रशासनिक हवलदार नहीं है जो हम लोगों ने पीछे देखा था, सेना का हवलदार है जो कि उस यूनिट को हेड करता था। तो यानी एक हवलदार के पास 25 सैनिक होते थे। ठीक है ना। नेक्स्ट, दूसरी जो इससे ऊपर की इकाई होती थी उसे कहते थे जुमलादार। अभी भी सेना में जुमलादार होते हैं। जुमलादार ये 5 हवलदारों के ऊपर होता था, यानी इसके अंडर में लगभग 125 लोग होते थे। 125 कैवलरी मैन होते थे। और फिर 10 जुमलादारों के ऊपर एक हजारी होता था। एक हजारी, इसके अंडर में 1250 सैनिक होते थे। और 5 हजारी, यानी 5 जो होते थे, 5 एक हजारी, वो पंच हजारी के अंडर में होते थे। तो सबसे बड़ा जो इसमें एक एक यूनिट थी, ये सबसे बड़ा जो इसमें आर्मी का कमांडर था वो पंच हजारी था। और इसके अंडर में लगभग 6500 लोग होते थे। और फिर जो इससे भी सबसे ऊपर होता था, मतलब पंच हजारी माने एक सबसे ऊंचा पद हो गया कमांडर का, लेकिन इससे भी जो सबसे ऊपर होता था वो सरे नौबत होता था। मैंने आपको पहले वो लिखवाया है, वो अष्ट प्रधान में से ही एक था। जो अष्ट प्रधान 8 मंत्री होते थे उनमें जो डिफेंस मिनिस्टर होता था उसे सरे नौबत कहते थे। तो 5 जो पंच हजारी थे, मतलब हाँ 5 जो हजारी थे, यानी बहुत सारे पंच हजारी उसके अंडर में होते थे।
सरे नौबत के अंदर। तो ये उनका क्रम है, सबसे पहले हवलदार, फिर जुमलादार, फिर हजारी और फिर पंच हजारी। तो आप लिखना इसमें अगले पॉइंट से, मराठा सेना अनेक इकाइयों में विभाजित थी। मराठा आर्मी वॉज डिवाइडेड इनटू वेरियस यूनिट्स, वेरियस यूनिट्स। अच्छा ये बताइए, आपको मेरी आवाज क्लियर तो आ रही है ना? जो ये डिस्टॉर्शन है संगीत का, ये तो आपको नहीं आ रहा? नो सर, क्लियर है। अच्छा, ये डिस्टॉर्शन म्यूजिक का तो नहीं आ रहा आपको? नो सर। नहीं आ रही है सर आवाज कोई भी, आप ठीक ही की आ रही ठीक, है। ठीक है, ठीक है, फिर ठीक है। तो आप इसमें अगले पॉइंट में लिखना, मराठा सेना अनेक इकाइयों में विभक्त थी। मराठा आर्मी वॉज डिवाइडेड इनटू, मराठा आर्मी वॉज डिवाइडेड इनटू वेरियस यूनिट्स। पहला लिखना इसमें 25 घुड़सवार, 25 कैवलरी मैन, 25 कैवलरी मैन। इसके आगे लिखना डैश करके, डैश करके लिखना हवलदार, है ना? हवलदार, या इसे हाविलदार भी कहते थे, हवलदार। यानी एक हवलदार के अंडर में 25 घुड़सवार होते थे। नेक्स्ट लिखना इसमें 5 हवलदार, 5 हवलदार्स। ये एक जुमलादार के अंडर में होते थे, तो इसके आगे डैश करके लिखना जुमलादार, यानी वो व्यक्ति जो 5 हवलदारों को कंट्रोल करता था, दैट वाज जुमलादार। नेक्स्ट लिखिए 10 जुमलादार, 10 जुमलादार पर एक हजारी होता था, उसका नाम ही था व्यक्ति का एक हजारी। तो लिखिए इसके आगे डैश करके एक हजारी। अब 1000 मत लिख लेना, एक हजारी ही लिखना, क्योंकि नाम है ये, यही होता था, एक हजारी। और नेक्स्ट लिखिए 5 एक हजारी, 5 एक हजारी, इनके ऊपर होता था एक पंच हजारी। 5 एक हजारी और डैश करके पंच हजारी, ठीक है ना? अब यहां पर नोट लिखना, देखो सरे नौबत जो कि अष्टप्रधान का एक मंत्री होता था, जिसे हम लोग डिफेंस मिनिस्टर के नाम से भी जान सकते हैं, उसके अंदर में कई पंच हजारी होते थे। तो नोट करके लिखिए, सेना का सबसे बड़ा अधिकारी, सेना का सबसे बड़ा अधिकारी सरे नौबत होता था, या सरे नौबत था। ठीक है, पंच ऐसा लिखना, सरे नौबत होता था। द चीफ ऑफ आर्मी, द चीफ ऑफ आर्मी वॉज सर ए नौबत, सर ए नौबत। इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत अनेक पंच हजारी कार्य करते थे। इसके अंतर्गत अनेक पंच हजारी कार्य करते थे। अंडर इट, अंडर इट वेरियस पंच हजारी वर्क्स, वेरियस पंच हजारी वर्क्स। यह अष्टप्रधान में से ही
यह अष्टप्रधान में से ही एक मंत्री होता था। इट वुड बी अ मिनिस्टर, इट वुड बी अ मिनिस्टर, इट वुड बी अ मिनिस्टर इन अष्टप्रधान, इन अष्टप्रधान। ठीक है, ये आपका डिफेंस का कंप्लीट हुआ। अब इसमें एक पॉइंट और लिखिए। देखो, मराठों ने नेवी भी बनाई थी। कोलाबा में इनका जहाजी बेड़ा रहता था, और जिस कमांडर के अंडर में रहता था उसका नाम था दरिया सारंग। सारंग माने इंस्पेक्टर, और दरिया माने वही समुद्र, यानी समुद्र का निरीक्षक, दरिया सारंग, उसके अंडर में रहता था जहाजी बेड़ा। तो आप लिखिए अगले पॉइंट में, शिवाजी ने कोलाबा में, शिवाजी ने शिवाजी ने कोलाबा में एक जहाजी बेड़े का भी निर्माण कराया। एक जहाजी बेड़े का भी निर्माण कराया। शिवाजी शिवाजी formed a naval base, शिवाजी formed a naval base at कोलाबा, जो कि जो कि दरिया सारंग नामक व्यक्ति के अंतर्गत था, जो कि दरिया सारंग नामक व्यक्ति के अंतर्गत था। who was who was under दरिया सारंग। ठीक है, अब एक पॉइंट और है। देखो, शिवाजी के जो अंगरक्षक होते थे, ये आया है एग्जाम में, उनके जो बॉडीगार्ड थे, मराठों ने, एक पहाड़ी जाति थी मराठों में ही, उसको मावली कहते थे। ये लड़ाकू प्रकार के लोग होते थे, मावली। तो मावलियों को ही उन्होंने अपने अंगरक्षक रखा हुआ था। तो मावली जो सैनिक थे वो उनके अंगरक्षक थे, बॉडीगार्ड्स थे। तो ये पॉइंट और लिखिए, शिवाजी के अंगरक्षक, शिवाजी के अंगरक्षक मावली सैनिक थे, मावली सैनिक थे। द बॉडीगार्ड ऑफ शिवाजी वर द बॉडीगार्ड ऑफ शिवाजी वर मावली सोल्जर्स, जो कि जो कि एक पहाड़ी लड़ाकू जाति थी, जो कि एक पहाड़ी लड़ाकू जाति थी। विच वॉज विच वॉज विच वॉज पहाड़ी को क्या कहेंगे? हिल वॉरियर ट्राइब, ये लिख लीजिए, हिल वॉरियर ट्राइब। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया मराठा। इनका एडमिनिस्ट्रेशन भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, अच्छा एक चीज और लिख लीजिए इसमें, चौथ और सरदेशमुखी में लिखवा दूं या आपको पता है, याद है ये?
चौथ और सरदेशमुखी मैंने आपको कई बार समझाया है, क्या आपको याद है या मैं इसे लिखवा दूं? नहीं जो ये सर, कर ध्यान थे नहीं। मराठों के। चलो लिखो, चौथ लिखो। इसमें अगले पॉइंट में लिखना चौथ क्या, ऐसे लिखो। चलो एक दो पॉइंट लिख लो फिर इसमें। देखो, एक तो ये है कि मराठों के यहाँ जो ये मराठा एरिया में जो सिस्टम था, वो रैयतवाड़ी सिस्टम था। रैयतवाड़ी सिस्टम माने ये कि सीधे किसान से ही कर वसूल किया जाता था। राज्य सीधे किसान से कर वसूल करता था, उसमें कोई बिचौलिया वर्ग नहीं था, न जमींदार न जागीरदार न कोई और। इसलिए इस सिस्टम को रैयतवाड़ी सिस्टम कहा गया। ये सबसे पहले मलिक अंबर ने अहमदनगर में शुरू किया था। जब अहमदनगर था उस समय मराठे पहले अहमदनगर की सेवा में ही थे। इसलिए मराठों ने ये मलिक अंबर से ही सीखा और उसके बाद शिवाजी ने अपने यहां लागू किया। तो एक तो ये था कि सीधे तौर पर ये कर किसान से लेते थे। शुरुआत में ये होता था 33%, मतलब उसकी टोटल प्रोडक्शन का जो राजस्व होता था, या जिसे कृषि कर या रेवेन्यू आप जो भी कहिए, वो 33% था। लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर 40% कर दिया गया, तो बाद में ये 40% था। अब ये दोनों रूप में दे सकता था किसान, या तो वो कैश में भी दे सकता था, या फिर वो अनाज के रूप में भी, ग्रेन के रूप में भी दे सकता था, उसकी छूट थी। दूसरा, इसी को हम लोग चौथ के नाम से जानते थे। इसके अलावा कभी कभी चौथ का जो जिक्र है वो सुरक्षा कर के रूप में भी आता है। जैसे मराठे जब किसी ओपोनेंट के एरिया में जाके कर वसूल करते थे तो उसे भी वो चौथ कहते थे। तो सामान्यतः इसीलिए इसे कहा गया, चूंकि ये वैसे तो ये एक चौथाई होता था, इसीलिए इसे चौथ कहते थे। लेकिन एक चौथाई ना होकर ये एग्जैक्ट में जो इसकी वैल्यू थी वो लगभग 40% तक आती थी, क्योंकि इसमें इरिगेशन टैक्स और कई तरीके के कर जुड़ जाते थे। तो अगर वैसे पूछे देखा जाए तो आप एक चौथाई ही याद रखना कि एक चौथाई लिया जाता था, 1/4, 25%। लेकिन अगर इन इन रियल टर्म्स इसे देखें तो ये 40% के आसपास पड़ता था किसानों को। एक दूसरा कर था सरदेशमुखी। तो ये केवल मराठा क्षेत्र से वसूली जाती थी, और ये इसलिए वसूलते थे क्योंकि मराठे सरदेशमुख थे। सरदेशमुख माने प्रधान थे मराठा एरिया के, इसलिए उसे सरदेशमुखी कहते थे। तो आप इन कुछ बातों को लिख लीजिए। अगले पॉइंट से इसमें लिखना, मराठों का राजस्व प्रशासन, मराठों का राजस्व प्रशासन रैयतवाड़ी व्यवस्था के आधार पर, रैयतवाड़ी व्यवस्था के आधार पर कार्य करता था। द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मराठा, द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मराठास वर बेस्ड ऑन रैयतवाड़ी सिस्टम, जो कि सबसे पहले, जो कि सबसे पहले अहमदनगर में, जो कि सबसे पहले अहमदनगर में मलिक अंबर द्वारा लागू किया गया था। जो कि सबसे पहले अहमदनगर में मलिक अंबर द्वारा लागू किया गया था, विच वॉज एग्जीक्यूटेड
which was executed by Malik Ambar firstly, which was executed by Malik Ambar firstly in अहमदनगर। ठीक है, इसमें क्या होता था, तो इसमें सीधे किसान से कर लेते थे। अब ये आगे काम आएगा आपको, रैयतवाड़ी पढ़ेंगे हम लोग आगे। अंग्रेजों ने भी इसी सिस्टम को अडॉप्ट कर लिया था बाद में। तो लिखिए इसके अंतर्गत सीधे किसान से कर वसूल किया जाता था। सीधे किसान से कर वसूल किया जाता था अंडर एक डायरेक्ट टैक्स कलेक्टेड डायरेक्ट टैक्स कलेक्टेड फ्रॉम द फार्मर। ठीक है ना। अब ये कितना होता था, तो वैसे तो ये एक चौथाई था, लेकिन बाद में बढ़ते बढ़ते एक चौथाई के बाद 33% हुआ, फिर 40 हो गया। तो अब 40 में क्या था, 40 में, तो उसमें इरिगेशन टैक्स वगैरह भी लग जाता था, क्योंकि महाराष्ट्र में बहुत बड़े एरिया में वर्षा वगैरह नहीं होती, तो वहां तालाब बनाकर लोग पानी इकट्ठा कर लेते हैं बरसात के मौसम में, और फिर उसी से ही इरिगेशन। तो वहां राज्य के तालाब होते थे जिनसे इरिगेशन वगैरह कराई जाती थी, उसके बदले में राज्य कर लेता था। तो लिखिए इसमें सामान्यतः कर की दर सामान्यतः कर की दर 25 से 33% तक होती थी। 25 से 33% तक होती थी। जनरली द एग्रीकल्चर टैक्स वुड बी एग्रीकल्चर रेवेन्यू वुड बी फ्रॉम 25 to 33%, फ्रॉम 25 to 33%। परंतु कालांतर में यह बढ़कर 40% तक हो गया। 40% तक हो गया। बट लेटर it was increased up to 40%, जिसमें सिंचाई कर भी शामिल था। जिसमें सिंचाई कर भी शामिल था। एंड इन इट द इरिगेशन टैक्स वाज आल्सो इंक्लूडेड। ठीक है ना। अब अगले पॉइंट से लिखना। अब देखो, वो जो एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर्स मैंने आपको लिखवाए हैं, जैसे पाटिल और सर हवलदार, हवलदार, कारकून, जो भी लिखवाया है, ये सब लोग थे जो टैक्स वसूल करते थे अपने अपने लेवल पर। टैक्स यही वसूल करते थे। अब अगले पॉइंट से लिखना। देखो, एक तरीके का सरकार जो थी ना, वो ऋण भी देती थी एग्रीकल्चर के लिए। जो एग्रीकल्चर के लिए क्रेडिट दिया जाता था सरकार की तरफ से, इसको हम लोग तकावी ऋण बोलते हैं। तकावी। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, कभी कभी क्या आजकल हिस्ट्री के पेपर में हिस्टोरिकल वोकैब आने लगी है। वो ये पूछ लेगा कि ये क्या है, जस्ट, और कुछ नहीं, कि ये क्या था। तो ये वोकैब का पता होना चाहिए कि ये क्या थी, इसका मतलब क्या था। तकावी ऋण कई बार आया है। तकावी ऋण वो ऋण होते हैं जो सरकार किसानों को एग्रीकल्चर में इनपुट के लिए एडवांस में देती है। फिर किसान खेती करता है, उससे बाद में अनाज या जो भी फसल है उसे बेचकर लौटा देता है। इससे इनपुट बढ़ता है एग्रीकल्चर का,
तो मराठों ने भी तकावी ऋण दिए थे खेती करने के लिए और प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। महाराष्ट्र में काफी सक्सेसफुल भी रहे। तो अगले पॉइंट में लिखना, मराठों ने राज्य में मराठों ने राज्य में मराठों ने राज्य में कृषि प्रोत्साहन के लिए कृषि प्रोत्साहन के लिए तकावी ऋण प्रदान कराए। तकावी ऋण प्रदान कराए। मराठास प्रोवाइड तकावी क्रेडिट फॉर द एग्रीकल्चर नीड्स फॉर द एग्रीकल्चर नीड्स। तकावी ऋण किसानों को अग्रिम के रूप में किसानों को खेती के लिए किसानों को खेती के लिए अग्रिम के रूप में दिया जाने वाला ऋण था। किसानों को खेती के लिए अग्रिम के रूप में दिया जाने वाला ऋण था। तकावी क्रेडिट वॉज तकावी क्रेडिट वॉज द क्रेडिट was the credit which was given to farmers, sorry, which was given to farmers in the form of advance, sorry, in the form of advance। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगले पॉइंट से। अगले पॉइंट से लिखना, मराठा राजस्व में मराठा राजस्व में दो प्रकार के कर प्रमुख थे, या दो प्रकार के प्रमुख कर थे। मराठा राजस्व में दो प्रकार के कर प्रमुख थे। There were two type of taxes. There were two type of taxes in the revenue of Marathas। पहला लिखना चौथ, चौथ, CHAUTH। ठीक है, इसके आगे लिखना डैश करके, यद्यपि यह यद्यपि यह एक प्रकार का कृषि कर था, एक प्रकार का कृषि कर था, परंतु कालांतर में यह परंतु कालांतर में यह एक सैन्य कर के रूप में भी बदल गया। एक सैन्य कर के रूप में भी लिया जाने लगा, ऐसा लिखिए, एक सैन्य कर के रूप में भी लिया जाने लगा। फर्स्टली इट वाज although firstly it was an agriculture tax an agriculture tax but later it was taken
it was taken in the form of security tax too, in the form of सिक्योरिटी टैक्स टू। ठीक है ना, जैसे ये किसी के राज्य पर हमला कर देते थे तो उनसे कहते थे चौथ दीजिए हमें, तो वो वहां जो रिवेन्यू कलेक्ट करते थे उसका एक चौथाई इन्हें दे दिया जाता था, तो दैट इज ऑल्सो चौथ। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, दूसरा कर था सरदेशमुखी। सरदेशमुखी, SIRDESH, SIRDESHMUKHI, सरदेशमुखी। ठीक है, इसमें लिखना सामान्यतः यह आय का 1/10 भाग होता था। आय का 1/10 भाग होता था। जनरली इट वॉज 1/10, जनरली इट वॉज 1/10 ऑफ टोटल प्रोडक्शन, ऑफ टोटल प्रोडक्शन। क्योंकि मराठे महाराष्ट्र के वंशानुगत प्रमुख थे, वंशानुगत प्रमुख थे, हेरिडिटरी चीफ थे वो। क्योंकि मराठे महाराष्ट्र के वंशानुगत प्रमुख थे, इसी आधार पर वे इस कर को वसूलते थे, इसी आधार पर वे इस कर को वसूलते थे। एज द मराठाज वर हेरिडिटरी चीफ ऑफ महाराष्ट्र, हेरिडिटरी चीफ ऑफ महाराष्ट्र, so they collect this tax, so they collect this tax on this issue। ठीक है, जो लोग इस टैक्स को वसूलते थे ना उसे देशमुख कहते थे, मतलब जिनको ये काम दिया जाता था वसूलने का वो देसाई और देशमुख कहलाते थे। तो आप देखने को मिल जाएंगे अभी भी महाराष्ट्र में, तो आपको बहुत देशमुख लोग हैं, उनके नाम के पीछे ही देशमुख लगा रहता है। शायद एक एक्टर भी तो है जिसके ने विलास राव देशमुख जो चीफ मिनिस्टर थे उनका बेटा है वो, शायद क्या नाम है उसका, रितेश देशमुख। वो महाराष्ट्र, रितेश देशमुख, हाँ। चलिए, ये हमारा कंप्लीट हुआ, मराठा हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसका आप कोई भी क्वेश्चन उठा के लगा सकते हो किसी भी एग्जाम का। ये घट्टा चक्र, उसमें आपको सभी एग्जाम्स के क्वेश्चंस मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर। मराठा उठाओ उसमें और पूरे लगा लो, मॉडर्न से मिडल से लेके और मॉडर्न तक का। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम लोग इसमें अगला जो टॉपिक होगा वो देखेंगे। अच्छा, ये हो गया। देखो, अब हम लोग अब जो अपना फोकस करेंगे ना वो एक्सपेंशन की ओर करेंगे। ब्रिटिश एक्सपेंशन कैसे कैसे हुआ इंडिया में, इसको इसको हम लोग फोकस करेंगे। जैसे हमने अब तक देख लिया मुगलों का डेक्लिनेशन, रीजनल स्टेट का फॉर्मेशन, और फिर मराठों का एक शक्ति के रूप में उभरना, फिर इनका भी डेक्लिनेशन।
अब अंग्रेजों के लिए एक यहाँ पर प्लेइंग फील्ड बन गया था, क्योंकि भारत में कोई भी ऐसी शक्ति नहीं बची जो उन्हें अपोज कर पाती। तो उनके लिए रास्ता साफ था। बस अंतर केवल इतना था कि शुरुआत कहां से की जाए। तो वो शुरुआत करने का मौका मिला बंगाल से। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, कई बार मेंस एग्जामिनेशन में आई है, यूपीएससी के ऑप्शनल के पेपर में। उसमें एक सवाल आता है कि ड्यूप्ले ने भारत की चाबी को मद्रास में खोजने की कोशिश की, परंतु वह असफल रहा। क्लाइव ने उसे बंगाल में खोजा एवं पूरे भारत को पा लिया। टिप्पणी कीजिए। ये क्वेश्चन आता है एज इट इज। अब ये क्वेश्चन क्या है, ये एक हिस्टोरियन है यदुनाथ सरकार, ये उनका एक स्टेटमेंट है, इसको एनालिसिस करने की बात है। देखो, हम लोगों ने ये भी देखा पीछे कि कैसे दक्षिण भारत में एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल की शुरुआत हुई, कार्नेटिक वॉर्स के युद्ध में। और बाद में कर्नाटक से अंग्रेजों ने भगा दिया फ्रांसीसियों को। और फिर इसके बाद में बंगाल में, बल्कि सेम टाइम सेम पीरियड में जब कार्नेटिक में वो लड़ रहे थे, उसी समय उन्हें 1756 में, क्योंकि कार्नेटिक की जो वॉर है लास्ट, वो 1758 की है, शायद 1757-58 की है। और इसी बीच में प्लासी हो गया था 1756 में। बंगाल अंग्रेजों के हाथ आ गया। उसके रिसोर्सेज की मदद से उन्होंने कर्नाटक को भी जीता। तो अब हम लोग बंगाल में एक्सपेंशन देखेंगे सबसे पहले, क्योंकि उन्होंने बंगाल को ही जीता। और उसके बाद बंगाल को आधार बना के पूरे भारत को धीरे धीरे 1800 के बाद बहुत तेजी से, और इस तेजी की वजह से ही 1857 हुआ, केवल तेजी की वजह से। एक्सपेंशन जब उन्होंने 1800 के बाद बहुत तेज किया, जिसमें उन्होंने एथिकल, मोरल सब ग्राउंड्स को एक तरफ रख दिया, तो फिर वो जो रिवॉल्यूशन की चिंगारी है वो फूट गई। और 1857 में देखने को मिलती है हमें। इन सब बातों को एसेस करते चलेंगे। ठीक है, ये मैं आगे के टॉपिक का ट्रेंड सेट किया है मैंने। फिलहाल आप इसमें हेडिंग डालिए, ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द नवाब ऑफ बंगाल, एंड नवाब ऑफ बंगाल। ईस्ट इंडिया कंपनी एवं बंगाल के नवाब। ठीक है, अब इसमें बंगाल के सारे नवाबों को नहीं देखेंगे, क्योंकि हम पहले देख चुके हैं। केवल लास्ट का देखना है हमें, तो सिराजुद्दौला। ठीक है, तो आप इसमें पहला पॉइंट लिखना, इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखना आप, अलीवर्दी खान की मृत्यु के पश्चात अलीवर्दी खान की मृत्यु के पश्चात उनके नाती उनके नाती सिराजुद्दौला उनके नाती सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। आफ्टर द डेथ ऑफ अलीवर्दी खान आफ्टर द डेथ ऑफ अलीवर्दी खान his
नाती को क्या कहते हैं? सन इन लॉ कहते हैं, क्या कहते हैं? डॉटर, ओ सॉरी, हाँ सन इन लॉ तो कहते हैं। हाँ जी, सन इन लॉ ही तो कहते हैं, क्या कहते हैं? ग्रैंड सन। हाँ हाँ करेक्ट, ग्रैंड सन कहते होंगे। ग्रैंड सन ही कहेंगे अंग्रेजी में। हिज ग्रैंड सन सिराजुद्दौला बिकेम द रूलर। सिराजुद्दौला बिकेम द रूलर। ठीक है। अब मैं थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूं आपको, याद आएगा आपको कुछ। हम लोगों ने ये देखा था कि 1717 में फर्रुखशियर ने बंगाल में और दक्षिण भारत में अंग्रेजों को फ्री ट्रेड का राइट दे दिया था। वो कर मुक्त व्यापार कर सकते थे, और इसको करने के लिए अंग्रेज अपने सामानों पर, जो भी उनके सामान थे उन पर एक मोहर लगाते थे जिसे दस्तक कहते थे। तो जिस सामान पर दस्तक लगी हुई होती थी या अंग्रेजों की मोहर लगी हुई होती थी, उस पर कर नहीं लगता था। अंग्रेजों ने इसका खूब दुरुपयोग किया, मिस यूज किया। बंगाल में वो व्यापार करते थे, बाकी जो बंगाली व्यापारी थे उनसे भी वो पैसा लेके और दस्तक जारी कर देते थे, उनके लिए भी, उनका भी सामान टैक्स फ्री हो जाता था। अब इससे ये हुआ कि बंगाल सरकार का रेवेन्यू बहुत कम हो गया, क्योंकि टैक्स चोरी बढ़ गई। सिराजुद्दौला ने इसको रोकना चाहा, तो अंग्रेजों ने फिर आंखें दिखाई। एक तो कारण था ये, अंग्रेजों के बीच में और बंगाल के नवाबों के बीच में या सिराजुद्दौला के बीच में झगड़े का। दूसरा कारण इसमें यह था, जब सिराजुद्दौला ने गद्दी पर वो बैठा, तो वो एक मजबूत नवाब के रूप में गद्दी पर बैठा। कार्नेटिक युद्ध जब हो रहे थे, और विशेष तौर पर सेकेंड कार्नेटिक वॉर में, अंग्रेजों ने बिना परमिशन के अपनी जो कोठी थी कासिम बाजार में उनकी, कलकत्ता में, उसका फोर्टिफिकेशन कर दिया। मतलब परकोटे पर बंदूकें चढ़ा दी, तोपें चढ़ा दी, और चार दीवारी कर ली, खाई खोद दी। मतलब पूरी तरीके से फोर्टिफिकेशन उसका कर दिया, जिससे फ्रांसीसियों के अटैक से बचा जा सके। अब अंग्रेजों ने किया तो इसीलिए था कि भाई फ्रांसीसी अटैक कर सकते हैं उन पर, लेकिन मंशा उनकी ये भी थी कि अगर राजा भी अटैक करे, नवाब भी, या उनकी सेना भी फ्रांसीसियों की मदद के लिए आए, क्योंकि बंगाल के नवाबों का झुकाव फ्रांसीसियों की तरफ था, क्योंकि वो अंग्रेजों को काउंटर करना चाहते थे, तो तब भी अंग्रेजों के ऊपर कोई प्रभाव ना पड़े। नवाब को ये बुरा लगा, उसने कहा मेरी परमिशन के बिना आपने कैसे फोर्टिफिकेशन कर दिया। तो एक दोनों के बीच में कंटेंशियस इशू ये था। तीसरा इशू ये था, क्योंकि नवाब थोड़े सख्त मिजाज का था, अंग्रेज वही जो ड्यूप्ले ने किया दक्षिण भारत में, कि अपने मनपसंद के व्यक्ति को नवाब बनाना चाहते थे बंगाल में। नवाब का चचेरा भाई था शौकत जंग। शौकत जंग उसमें से उनका फेवरेट था, क्योंकि एक नंबर का घटिया आदमी था। उसकी मदद कर रही थी सिराजुद्दौला की सौतेली माँ, उनका नाम था घसीटी बेगम। तो एक तरीके का षड्यंत्र भी था, कॉन्स्पिरेसी भी थी नवाब के दरबार में, जो सिराजुद्दौला को हटाकर और शौकत जंग को नवाब बनाना चाहते थे पहले, शुरुआत में। हालांकि बाद में मीर जाफर को उसमें बनाया, क्योंकि मीर जाफर बाद में ज्यादा फेवरेट हो गया अंग्रेजों का। इसमें अंग्रेज भी शामिल हो गए, क्योंकि सिराजुद्दौला ने मजबूती से उनको रोकने की कोशिश की। इस तरीके से दोनों के बीच में युद्ध की स्थिति बनी, सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में। सिराजुद्दौला ने क्या किया,
तेजी से कलकत्ता पर हमला कर दिया 1756 में जनवरी में, और जीत लिया। बाद और इसका नाम भी बदल दिया, कलकत्ता का नाम बदलकर इसका नाम रखा अलीनगर। अंग्रेजों को मुश्किल से संधि करनी पड़ी नवाब से, और इस संधि करने में एक वहां के नवाब के दरबार में भी थे, मानिक चंद एक व्यक्ति थे, उन्होंने इसमें मीडिएटर की भूमिका निभाई। बाद में मानिक चंद को ही इंचार्ज भी बना दिया गया कलकत्ते का, और नवाब वापस आ गया मुर्शिदाबाद। शायद मुर्शिदाबाद ही राजधानी थी उस समय इनकी। यहीं पर ये कहते हैं कि ब्लैक होल नामक एक कोई ट्रेजेडी हुई। हालांकि इसकी कोई पूरी तरीके से व्याख्या नहीं है। एक व्यक्ति था, डॉक्टर शायद नहीं, उसका क्या नाम था, हैवलॉक था, हॉलवेल, उसका नाम था हॉलवेल। हॉलवेल ने ही ये कहानी सुनाई कि नवाब ने क्या किया कि जो कलकत्ता में लोग पकड़े गए थे अंग्रेज, उसमें जिसमें महिलाएं और बच्चे ज्यादा थे, एक बहुत छोटे से कमरे में उनको बंद कर दिया। और जो जून की बात है, जून की गर्मियों में छोटे से कमरे में बंद कर दिया उन्हें, जिसमें दम घुटने से सौयों अंग्रेज मारे गए, जिनमें महिलाएं और बच्चे ज्यादा थे। कोई एक था उसमें जो हॉलवेल बचा, ये वो कहता है। बाद में उसने ये कहानी अपने आकाओं को दी, सुनाई। लेकिन कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ये ब्लैक होल की जो ट्रेजेडी है या दुर्घटना है जिसका हॉलवेल जिक्र करता है, ये बनी बनाई कहानी है, बनाई अंग्रेजों ने, जिससे वो नवाब पर इसके सहारे हमला कर सके कि आपने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया, हमने आपके ऊपर इसलिए अटैक किया। खैर, इस ब्लैक हॉल ट्रेजेडी का बदला लेने के लिए क्लाइव ने अटैक किया, नवाब को हराया, अलीनगर की संधि हो गई दोनों के बीच में। लेकिन उसके बावजूद भी वो नहीं माने अंग्रेज, और अंततः प्लासी हुआ, जिसमें नवाब की पूरी तरीके से हार हुई। मीर जाफर के बेटे जो थे, क्योंकि मीर जाफर उस समय नवाब का डिफेंस मिनिस्टर था या सेनापति भी था, नवाब के बेटे मीरन ने सिराजुद्दौला की हत्या कर दी लड़ाई के मैदान में, प्लासी में ही। और बाद में मीर जाफर जो था वो नवाब बना। ये इसका बेसिक कॉज था। अच्छा, एक रीजन इसमें और भी था। जो बंगाल की ट्रेडर कम्युनिटी थी, जिसमें वहां के अन्ना सेठ भी शामिल थे, उनमें एक व्यक्ति था जगत सेठ। जगत सेठ माने कोई ये नाम नहीं है, जनरली एक डेजिग्नेशन होता था जो सबको व्यापार के लिए लोन देते थे, पैसा उधार दिया करते थे। ये बहुत बड़े व्यापारी थे, बहुत धनाढ़ लोग होते थे, मुगलों को भी पैसा उधार देते थे, तो राजा को भी इन्होंने पैसा उधार दिया था। लेकिन सिराजुद्दौला लौटा नहीं पाया। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने आतंक मचा दिया था, तो कर की जो स्थिति थी वो ठीक नहीं थी, सरकार का बजट बिगड़ा हुआ था, नवाब इनका धन नहीं लौटा पाया। जगत सेठ अंग्रेजों के साथ मिल गए, क्योंकि अंग्रेज भी इनसे लोन लेते थे, इनसे पैसा लेकर और व्यापार करते थे। इस तरीके से वहां जितनी भी इविल पावर्स थी, उनका सबका एक नेक्सस हुआ अंग्रेजों के चारों तरफ, और बाद में ये हार हुई। अब ये हुआ क्यों? इसका रीजन क्या था? अंग्रेजों से क्यों जुड़ गए? क्योंकि अभी तक देश में राष्ट्रवाद की नाम की कोई चीज नहीं थी। एक नेशनल कॉन्शियसनेस की जो बात थी, राष्ट्रीय चेतना की, वो भारत में नहीं थी। अपना हित, देश हित, पराया हित, इसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। भारत कोई राष्ट्र था ही नहीं। इट वॉज नॉट अ नेशन एट दैट टाइम, बल्कि वो कई छोटे छोटे राष्ट्रों में विभक्त था। बट इट वॉज डिवाइडेड इनटू वेरियस स्मॉल नेशंस, क्योंकि जो भी राज्य था
वो अपने आप को राष्ट्र ही कहता था। मराठे अपने देश को राष्ट्र कहते थे, मराठा राष्ट्र। तो दैट वाज द बेसिक कॉन्सेप्ट। क्योंकि ये फ्रेगमेंटेशन थी सोसाइटी में, इसीलिए स्टेट में भी फ्रेगमेंटेशन देखने को मिला। और इसीलिए ये हुआ कि स्टेट में नेशनलिज्म के जो एलिमेंट थे वो थे ही नहीं। इसलिए कभी भी वो अंग्रेजों के खिलाफ भारत के नाम पर यूनाइट नहीं हो पाए, बल्कि वो केवल अपने हितों के नाम पर ही यूनाइट हुए। कभी इवन 1857 में भी अगर आप उस समय भी देखो, तो जितने भी लोकल नेता थे जो लड़ रहे थे, भारत के नाम पर नहीं लड़ रहे थे। कोई नहीं लड़ा भारत के नाम पर। मुगल सम्राट के नाम पर जरूर लड़ रहे थे, मुगल सम्राट को जरूर सम्राट डिक्लेयर किया, बट इंडिया वॉज नॉट प्रेजेंट देयर। इसके अलावा उनके अपने अपने हित सर्वोपरि थे। नाना साहेब अपनी जागीरदारी के लिए लड़ रहे थे, अपने अधिकारों के पेंशन के लिए लड़ रहे थे। रानी लक्ष्मीबाई अपने राज्य के लिए लड़ रही थी। ऐसे ही बेगम हजरत महल अपनी ब्रिटिश कादिर के अधिकारों के लिए लड़ रही थी। सभी, कुंवर सिंह अपनी जमींदारी के लिए लड़ रहे थे। तो जितने भी रिवोल्ट में शामिल लोग थे इवन 1857 में, तब तक भी भारत राष्ट्र के रूप में वो नहीं था, और न ही वो उसके लिए लड़ रहे थे, अपने हितों के लिए लड़ रहे थे। लेकिन उसके बाद फिर यूनिफाई होता है इंडिया, उसके बाद फिर इंडिया की शुरुआत होती है। और विशेष तौर पर 1860 के बाद से, 1860 के बाद से। इसीलिए जो आप भारत में राष्ट्रवाद का उदय जब आप पढ़ते हो, द इमरजेंस ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, तब फिर आप 1857 के बाद के समय को पढ़ते हो, उससे पहला नहीं पढ़ते हो। इसीलिए नहीं पढ़ते। तो इसलिए ये बंगाल में सब लोग इकट्ठा हो गए अंग्रेजों के साथ में। अंग्रेज लेकिन राष्ट्रवादी थे। वो जिस देश से आए थे उसमें राष्ट्र का उदय हो चुका था, अब से 200 साल पहले। लगभग 200 नहीं तो 150 साल पहले तो हो ही गया था, क्योंकि 1688 में ग्लोरियस रिवॉल्यूशन हो गई इंग्लैंड में, और पार्लियामेंट की जो प्रभुसत्ता है, सॉवरेनिटी है, वो आ गई। और उसके बाद वो एक नेशन में कन्वर्ट हो गया था। लेकिन हम लोग नहीं थे, इसीलिए वो हमसे सुपीरियर रेस थी। उन्होंने अपने यहां पर सुधार कर लिए थे, उन्होंने चीजों को चेंज कर लिया था, वो एडवांस्ड लोग थे। हम लोग वहीं रह गए, इसलिए हम लोग हार गए। दैट वॉज द बेसिक रीजन। तो कुछ इतिहासकारों का यह भी मानना है, अंग्रेज भारत को इसलिए जीत पाए क्योंकि वे हमसे पिछले 200-300 सालों में ज्यादा अग्रिम पंक्ति के लोग बन गए थे, ज्यादा एडवांस स्टेज में थे। हम पिछले 200-300 सालों में केवल डिग्रेड हुए, अपग्रेड खुद को नहीं कर पाए। शाहजहां के बाद वी नेवर अपग्रेड देमसेल्व्स, केवल डिग्रेड ही हुआ। और उधर अंग्रेज इंग्लैंड में या वेस्टर्न यूरोप में अपग्रेडेशन की शुरुआत होती है। दैट वाज द बेसिक कॉज। ठीक है, चलिए यहां तक रखते हैं। कल मैं इसको आपको लिखवा देता हूं, प्लासी का जो भी मैंने अभी चर्चा की है ये सब। कोई क्वेरी है तो आप पूछ लीजिए। यहां मैंने ट्रेंड सेट किया है आगे का, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होती चलेगी। सर दरिया सारंग नाम था या पद था? पद था, जैसे इंस्पेक्टर होता है ना, निरीक्षक, सारंग माने निरीक्षक। हाँ जी। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं। थैंक यू।